सुबह 10 बजे और हर रविवार की तरह आज हम फिर आपके सामने नारद संचार के ज्योतिष संवाद कार्यक्रम को लेकर प्रस्तुत हैं और इस कार्यक्रम में अनिल जैन का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम लोग पिछले 3 रविवार से चर्चा कर रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, जिसका नाम है मांगलिक दोष। और हमने काफ़ी चर्चा की और पिछले रविवार में देखा कि मांगलिक दोष की परिभाषा क्या है। और हमने देखा कि जो शादी से संबंधित जो भाव हैं ज्योतिष में, उनका की प्रभाव हमारी वैवाहिक जीवन पर पूर्ण रूप से पड़ता है। वो भाव थे पहला, दूसरा, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां। और हमने कहा कि जब मंगल इन भावों में स्थित होता है, तब व्यक्ति मांगलिक दोष से पीड़ित होता है। और हमने ये भी देखा कि मंगल ने क्यों चुना शादी के लिए, क्योंकि शादी का जो उद्देश्य है वो संतान उत्पत्ति है। और संतान उत्पत्ति में मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जिसकी ब्लेसिंग के बिना, जिसके आशीर्वाद के बिना संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसीलिए हमने, अगर मंगल शादी के किसी भी घर को प्रभावित कर रहा है गलत तरीके से, तो हम कहते हैं कि मांगलिक दोष है। और हमने ये भी देखा कि जो हम इन भावों की गणना करते हैं, गणना हम लग्न से भी करते हैं, हम मून से भी करते हैं और हम वीनस से भी करते हैं। लग्न से भी करते हैं, चंद्रमा से भी करते हैं और शुक्र से भी करते हैं। लग्न हमारा शरीर है, चंद्रमा हमारा मन है और शुक्र जो है वो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं। तो जब हम सब मंगल की पोजीशन इन सभी मून से भी, लग्न से भी और शुक्र से भी देखेंगे, तो आपको ताज्जुब होगा कि दुनिया का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मंगल दोष की इस परिभाषा में ना आता हो। और ये फैक्ट है। आप देख लीजिए कि जब हम गणना शुरू करते हैं लग्न से भी, चंद्रमा से भी और शुक्र से भी, तो हम देखते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा आपको, 99.9% आई कैन गारंटी कि सब लोग इस परिभाषा में आ जाएंगे। अब जब सब लोग इस परिभाषा में आ रहे हैं, हर व्यक्ति को हमने मान लिया कि मांगलिक दोष से पीड़ित है, तो उससे डरने की क्या बात है। अब और भी ताज्जुब की बात जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही एक अच्छी बात है, आप सभी के लिए उपयोगी है, हम सभी के लिए उपयोगी है। ज्योतिष शास्त्र में इस मांगलिक दोष को नलीफाई करने के लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशन दिए, प्लैनेट्स की पोजीशन दी कि अगर आपके हॉरोस्कोप में इस तरह की पोजीशन हो तो मांगलिक दोष जो है वो निरस्त हो जाता है, नलीफाई हो जाता है। और आपको ताज्जुब होगा कि हर टेक्स्ट में, एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट में, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हैव बीन टोल्ड, हंड्रेड्स, मोर देन 100 एक्चुअली। और कुछ मैं आपको बताना भी चाहूँगा जस्ट आपकी जानकारी के लिए। बट इसके अलावा भी आप कोई भी अगर एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट पढ़ेंगे, तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ कॉम्बिनेशंस आर देयर व्हिच नलिफाई द मांगलिक दोष। तो कुछ कॉम्बिनेशन जो हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा कि उसमें लिखा हुआ है कि अगर लड़के और लड़की दोनों की जन्म पत्री में अगर मांगलिक दोष है, तो नलिफाई हो जाता है। मांगलिक दोष आप नलिफाई हो जाता है, फिर आप शादी कर सकते हैं। और मैंने कहा कि कोई व्यक्ति ऐसा है ही नहीं जो मांगलिक दोष की परिभाषा में ना आता हो। तो जब हमने कहा कि दोनों में अगर मांगलिक दोष है तो नलिफाई हो जाएगा, तो मांगलिक दोष तो होगा ही, तो फिर नलिफाई अपने आप ही हो गया, फिर क्या परेशानी की बात है। दूसरा कहा कि मंगल अगर अपनी उच्च राशि में हो, अपनी राशि में हो, वर्गोत्तम राशि में हो, उपाचय स्थान में हो, तभी भी मांगलिक दोष नलिफाई हो जाता है। और जब हम इन सब की बात करते हैं, उच्च राशि की, अपनी राशि की, वर्गोत्तम की, उपाचय स्थान की, तो 50-60% लोग तो नलिफाई हो गया अपने आप ही, क्योंकि 50-60% लोगों की जो मंगल होगा वो इन्हीं राशियों में होगा। इसके बाद कहा कि अगर मंगल पर गुरु की दृष्टि हो तो भी मांगलिक दोष नलिफाई हो जाता है। तो बहुत जो गुरु की दृष्टि होती है वो 5वें पर भी होती है, 7वें पर भी होती है, 9वें पर स्थान पर भी होती है। तो इसका मतलब 1/3 या 1/4 केसेस में गुरु की दृष्टि से मांगलिक दोष नलिफाई हो जाएगा।
और सबसे जो अच्छी बात कही कि जो मुझे लगता है कि सभी एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट में लिखी हुई है कि अगर लड़के की उम्र 28 साल हो और लड़की की उम्र 21 या कुछ किताबों में 24 साल भी लिखा हुआ है तो भी मांगलिक दोष नलीफाई हो जाता है। अब बताइए आज की अगर हम परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो शादी तो अपने आप ही 28 या 21 साल की उम्र के बाद ही होती है। लड़के की शादी 28 से पहले कहाँ होती है या लड़की की शादी 21 वर्ष से पहले कहाँ होती है। तो आप आज की अगर हम टाइम की बात करें तो 95% केसेस में तो वैसे ही नलीफाई हो जाएगा। और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन दिए कि अगर शनि पहले चौथे सातवें आठवें या 12वें भाव में है एक चार्ट में, लड़के के में या लड़की के में, और अगर शनि और मंगल दोनों के जो हॉरोस्कोप है उसमें एक ही हाउस में होंगे तभी भी मांगलिक दोष नलीफाई हो जाता है। फिर कहा कि अगर मंगल और गुरु की युति हो तो भी नलीफाई हो जाता है। फिर कहा कि अगर चंद्रमा और मंगल की युति हो तभी भी मांगलिक दोष नलीफाई हो जाता है। फिर कहा कि शनि अगर मार्च से स्क्वायर में है तभी भी शनि मांगलिक दोष नलीफाई हो जाता है। फिर भी कहा कि अगर मंगल मेष राशि में लग्न में हो, धनु राशि में द्वादश भाव में हो, वृश्चिक राशि में चतुर्थ भाव में हो, वृष राशि में सप्तम भाव में हो और कुंभ राशि में आठवें भाव में हो तो भी मांगलिक दोष नलीफाई हो जाता है। और ये कहा कि अगर एक की कुंडली में मांगलिक स्थान में मंगल हो तथा दूसरे की भी इन्हीं स्थानों पर शनि शुक्र शनि सूर्य राहु या केतु हो तो भी मांगलिक दोष नलीफाई हो जाता है। और सबसे अच्छी बात ये कही कि अगर कन्या की कुंडली में गुरु अगर केंद्र या त्रिकोण में हो, केंद्र या त्रिकोण का मतलब होता है केंद्र जो भाग होते हैं वो पहला चौथा सातवां दसवां होता है और त्रिकोण होता है पांचवा और नौवां। इसका मतलब 6 भाव कवर हो गए इसमें। तो आधे अगर कन्याओं का हॉरोस्कोप देखेंगे तो 50% में तो होगा ही मंगल इन स्थानों में जो है, तो वैसे ही नलीफाई हो गया। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे सैकड़ों ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, सैकड़ों ऐसी पोजीशन प्लैनेट की बताई गई है जिनके द्वारा मांगलिक दोष नलीफाई हो जाता है। और आप उनको लगाना शुरू करिए और हर व्यक्ति के हॉरोस्कोप में लगाइए तो आपको ताज्जुब होगा कि कोई ना कोई कॉम्बिनेशन जो ये दिए हुए हैं हमारे एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट में, अगर हम उनको किसी भी हॉरोस्कोप में अप्लाई करेंगे, मैं कहता हूं कि आप आंख बंद करके एक्स वाई जेड ए बी सी किसी भी हॉरोस्कोप में अप्लाई कर दीजिए तो यू विल फाइंड कि कोई ना कोई कॉम्बिनेशन से उस व्यक्ति का मांगलिक दोष नलीफाई हो जाएगा, उसका परिहार हो जाएगा मांगलिक दोष का। अब मुझे बताइए आप कि जो परिभाषा है मांगलिक दोष की उसके अनुसार जैसे मैंने कहा कि 99.9% ऑफ द पीपल will be covered by the definition of मांगलिक दोष as prescribed in the astrology। और सारे मांगलिक हो गए और फिर कुछ कॉम्बिनेशन बता दिए आपने, और कॉम्बिनेशन एक नहीं बताया, दो नहीं बताए, हजारों सैकड़ों कॉम्बिनेशन आपने बताए। और अगर आप उनको अप्लाई करना शुरू कर दें तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके हॉरोस्कोप में अगर मांगलिक दोष है और उसका परिहार ना हुआ हो, ना होता हो। आप लगा कर देख लीजिए और मैं आपको एश्योर करता हूँ, गारंटी देता हूँ कि हर व्यक्ति मांगलिक दोष से पीड़ित है। और अगर हम जो परिहार के लिए बहुत सारे योग बताए गए हैं उनको अगर हम लगाना शुरू करेंगे तो कोई भी किसी भी व्यक्ति का हॉरोस्कोप ऐसा नहीं है कि वो मांगलिक दोष का परिहार ना होता हो। तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि सबका मांगलिक दोष है और सबके हॉरोस्कोप में मांगलिक दोष का परिहार भी हो जाता है। तो ये है मांगलिक दोष। अगर हम निष्कर्ष पर पहुंचे तो बड़ा विचित्र सा लगता है कि ये कैसा दोष है और इसकी वजह से हम इतने परेशान हो जाते हैं। और बच्चे का जैसे ही हमारे परिवार में जन्म होता है हमारी परेशानी दिखने लगती है, क्योंकि ज्योतिष हमको बता देते हैं कि ये लड़का या लड़की मांगलिक दोष से पीड़ित है। और खास तौर से जो मैंने देखा कि अगर कन्या का जन्म होता है परिवार में
और परिवार वाले जाते हैं क्योंकि ये बहुत उनको लगता है कि पता नहीं क्या आफ़त आ गई, क्या प्रॉब्लम हो गई कि मांगलिक दोष से पीड़ित तो नहीं है। और जैसा मैंने कहा था कि शत प्रतिशत केसेस में बताया जाएगा क्योंकि हर व्यक्ति मांगलिक दोष की डेफिनेशन में आता ही आता है। तो वो कह देंगे कि आप जो है मांगलिक दोष से पीड़ित तो हैं ही हैं। और जब पीड़ित हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, या तो कोई ना कोई जो कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं प्लैनेट के, उनको अगर हम अप्लाई करना शुरू करेंगे तो वो कह देंगे कि हाँ, ऐसे-ऐसे परिहार हो जाता है। परिहार नहीं हो रहा तो कुछ वो कहेंगे कि आंशिक है, किसी को पूरा है, किसी को ये है, किसी को वो है। और फिर आपको उपाय के लिए मजबूर किया जाता है कि आप उपाय कराइए। और मैंने देखा कि किसी भी स्टेटस का व्यक्ति हो, वो इतना डर जाता है कि मांगलिक दोष के फिर वो उपाय करने की बात करते हैं। और जो हम देखते हैं कि हम जिंदगी भर परेशान रहते हैं ऐसे दोष के कारण जिसका कि कोई औचित्य नहीं है, कोई वैलिडिटी नहीं है, कोई परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति मांगलिक दोष से पीड़ित भी है और ज्योतिष के हिसाब से उसका परिहार भी हो जाता है। तो दोस्तों, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है मांगलिक दोष से, क्योंकि शायद ही आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो मांगलिक दोष की परिभाषा में कवर ना होता हो। और अगर मांगलिक दोष है भी तो जो हमारे शास्त्रों में जो कॉम्बिनेशन बताए गए हैं, जो परिहार के नियम बताए गए हैं, उसमें किसी न किसी नियम के अंतर्गत हर व्यक्ति आ जाएगा और उसके मांगलिक दोष का परिहार हो जाएगा। तो ये दोष ऐसा है कि हर व्यक्ति प्रभावित है और हर व्यक्ति के हॉरोस्कोप में इसका परिहार भी हो रहा है। हो सकता है कि पहले टाइम में एक कॉमर्शियल कंसिडरेशन रहा हो, और हो सकता है कि मेरी बात बहुत लोगों को, ज्योतिष जो है उनको खराब भी लगे, बट जैसा मैंने कहा कि ये कोई कॉमर्शियल एस्पेक्ट रहा होगा और सोचा गया होगा कि ऐसा कौन सा हम अ, तरीका अपनाएं जिससे कि हर व्यक्ति को हमारे पास आना पड़े। ये हर प्रोफेशन के लिए लागू होता है, ज्योतिष के लिए नहीं कहूँगा मैं कि ज्योतिष के लिए ही है, लेकिन नाउ इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द प्रोफेशन। तो शायद इसी वजह से ये मांगलिक दोष बनाया गया होगा कि हम हर व्यक्ति को कह सकते हैं कि तुम मांगलिक दोष से पीड़ित हो, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उसको बता भी सकते हैं कि तुम्हारे जन्म पत्री में मांगलिक दोष का परिहार भी हो रहा है। और जैसा मैंने कहा कि अगर मंगल किसी ऐसे भाव में है जिस भाव का हमारे वैवाहिक जीवन पर प्रभाव भी पड़ता है, तो जो हमारे मन में धारणा है कि अगर एक मांगलिक है और एक मांगलिक नहीं है तो एक की मृत्यु हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मृत्यु का तो कोई सवाल ही नहीं होता। सिर्फ एक आठवां भाव ऐसा है कि जिसमें अगर मंगल स्थित होता है तो वो हमारे जीवन साथी के लिए मारक बन जाता है। तो उस टाइम हो सकता है कि हमारे जीवन साथी की हेल्थ खराब हो, लेकिन आ, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। बाकी जो भावों में है उसमें कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है, कुछ संदेह है, या आपका जो मन करता है, तो आप एक ऐसे ज्योतिष की सलाह लीजिए जो कि लर्नेड एस्ट्रोलॉजर हो, जिसको नॉलेज हो, ना कि ऐसे व्यक्तियों की जो बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है उनकी। और होता यही है कि हम लोग उन्हीं के पास जाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो आप ऐसे लोगों के पास जाइए कि जिनको नॉलेज हो, वो आपको ठीक तरह से गाइड कर सकें। पर्पज़ यही है कि एस्ट्रोलॉजी का कि हम सभी को गाइड करें, सही सभी को सही रास्ता बताएं, जिससे कि हर व्यक्ति अपने जीवन को ठीक तरह से जी सके। और ज्योतिष में कुछ उपाय भी बताए गए हैं कि अगर मंगल का बुरा प्रभाव अगर हमारे किसी तरह से पड़ रहा हो तो हम क्या करें। उसके लिए भी बहुत सारे उपाय बताए हैं। मैं कुछ आपको ऐसे उपाय बताऊंगा जो कि आप सभी कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं, उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड उपाय नहीं है। और जो भी उपाय होते हैं वो सिंपल, या तो आप दान के होते हैं या पूजा पाठ करने के होते हैं। और मंगल अगर बुरा प्रभाव किसी भी व्यक्ति के जीवन में कर रहा है तो उसका सबसे जो अच्छा उपाय है कि अपने
अपने आप के ऊपर नियंत्रण रखना, अपने अहंकार को, अपने ईगो को कंट्रोल में करना और अपने क्रोध पर नियंत्रण करना। और मंगल जो है हमारे जो हिंसा है, वायलेंस है, उसको भी दर्शाता है। और कहते हैं कि हिंसा हमारी तीनों तरह से हो सकती है, मन से भी, वचन से भी, काया से भी। अगर हम ये सोचते भी हैं कि हम इस व्यक्ति का नुकसान करेंगे, वो भी हिंसा है। अगर हम किसी को बोलते भी हैं कि हम तेरा ये नुकसान कर देंगे, वो भी हिंसा है। और अगर हम किसी को शरीर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो वो भी हिंसा है। तो अगर हम हिंसा पर कंट्रोल करें, और जैसे मैंने कहा कि मन, वचन और काया से जो भी हिंसा है, उस सभी हिंसाओं पर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो मंगल आपको कभी कुछ नहीं कहेगा, मंगल कोई आपको नुकसान नहीं कर सकता, कितना भी खराब मंगल क्यों ना हो। दूसरा कहा कि जैसे हम करते हैं कि हम अ, हनुमान मंदिर में जाते हैं, क्योंकि जो डीटी है मंगल की वो हनुमान जी हैं। और हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, और अगर हम नहीं भी जा पाते तो हम हनुमान चालीसा है, संकट मोचन है, बजरंग बाण है, इनका हम पाठ कर सकते हैं घर पर बैठकर। वो भी एक मंगल का बहुत अच्छा उपाय है। और अगर मंगल बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव डाल रहा है तो हम व्रत भी रख सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं ट्यूसडे के दिन। और हर ग्रह का एक मंत्र होता है ज्योतिष में, ऐसे ही मंगल का भी एक मंत्र है जो ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः। तो इस मंत्र का अगर हम जाप करेंगे तो वो भी हमारे लिए फायदेमंद होगा, तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी सुंदरकांड का पाठ करना या किसी भी लाल वस्तु का दान करना मंगलवार के दिन, जैसे लाल मसूर है, गुड़ है, लाल कपड़ा है, इनमें से हम किसी भी चीज़ का अगर हम मंगलवार को दान करेंगे तो भी हमारे लिए मंगल का जो कुप्रभाव है हमारे हॉरोस्कोप में वो दूर हो जाएगा। और कहते हैं कि नहाते समय भी अगर हम नहाने के पानी में थोड़ा सा लाल चंदन अगर हम डाल देंगे और उस पानी से अगर हम नहाएंगे तो उसका भी हमारे जो मंगल का जो कुप्रभाव है वो खत्म हो जाता है। या मंगल का जो जैम है वो कोरल है, मूंगा जिसको हम बोलते हैं, उसका भी अगर हम दान करेंगे तो भी मंगल का जो कुप्रभाव है वो खत्म हो जाता है। अनंत मूल की जड़ होती है, वो भी मंगल को रिप्रेजेंट करती है, उसको अगर हम अपने पास रखेंगे तो भी जो मंगल का जो कुप्रभाव है वो खत्म हो जाता है। इसके अतिरिक्त हम शिव जी की पूजा कर सकते हैं, शिवलिंग पर लाल फूल, लाल रंग के फूल चढ़ा सकते हैं। और भी कुछ उपाय बताए गए जैसे कि लाल किताब में कि चांदी की चौकोर डिब्बी में शहद भरकर अगर हम अपने कमरे में रखेंगे तो उससे भी जो अ, मंगल का जो कुप्रभाव है वो खत्म हो जाता है। और घर में आने वाले मेहमानों को मिठाई खिलाइए, वो भी एक मंगल को ठीक करने का उपाय है। और अगर फिर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और जैसा कि हमें एडवाइस भी किया जाता है कि जब बहुत ज़्यादा मंगल का कुप्रभाव होता है हमारी लाइफ में, या जो हम जानते हैं कि हमारे वैवाहिक जीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, तो हम लड़की का विवाह शादी से पहले जो है या तो लॉर्ड विष्णु की जो मूर्ति है उससे करा देते हैं, पीपल के वृक्ष से करा देते हैं, या कलश से करा देते हैं। और अगर लड़के की कुंडली में मंगल का कुप्रभाव पड़ रहा है तो हम लड़के का विवाह तुलसी से कर देते हैं, वो भी एक सिंबॉलिक है जो कि बहुत लोग इस तरह का उपाय करते हैं। तो दोस्तों, आज हम मंगल दोष पर चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं। और जैसा आपने देखा कि मंगल दोष से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मंगल दोष कोई ऐसा दोष नहीं है जो आपके हॉरोस्कोप में ही होगा, वो हर व्यक्ति के हॉरोस्कोप में है। और ज्योतिष शास्त्र में बताए गए नियमों के अनुसार हर व्यक्ति के हॉरोस्कोप में उसका परिहार भी हो जाता है। तो जो चीज़ है भी और नहीं भी है, तो उससे डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको सभी को सलाह दूंगा कि आप इन चक्रों में बेकार में अपना टाइम और रिसोर्सेस वेस्ट ना करें, कोई भी बिल्कुल भी परेशान ना हो। और अगर फिर भी आपको अगर सलाह लेनी ही है, मंगल अगर आपके हॉरोस्कोप में बहुत खराब प्रभाव डाल रहा है, तो आप किसी भी लर्नेड एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, वो आपको सही गाइड करेगा।
तो ये मेरा आपको पर्पस था, उद्देश्य था, मंगल दोष का भ्रम जो हम सबके मन में घुसा हुआ है बुरी तरह से, उसको दूर करने का। और जो मैंने आपको बताया ये बिल्कुल सही है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही है। और इसीलिए मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मंगल दोष के बारे में आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं देख रहा हूँ कि एक प्रश्न है, मनीषा जैन पूछ रही हैं कि सर फिर क्या नॉन मांगलिक की मांगलिक से शादी कर सकते हैं? अब जैसे मैंने कहा कि कोई ऐसा है ही नहीं कि जो अपने आप को नॉन मांगलिक कहलाए, कोई भी नहीं है। सारे जो है इस धरती पर जितने भी लोग हैं, एटलीस्ट 99.9% हो सकता है कि एक्सेप्शन होते हैं हर जगह, एक आध व्यक्ति इस डेफिनेशन में ना भी आए, लेकिन 99% लोग ऐसे होंगे जो इस परिभाषा में आ जाएंगे। तो आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा ही नहीं, जैसा मैंने कहा कि जो नॉन मांगलिक हो। तो इसलिए मांगलिक और नॉन मांगलिक का सवाल ही नहीं होता। प्रॉब्लम थोड़ी सी जब आती है जब मंगल जो है किसी भी लड़के या लड़की की कुंडली में 8वें भाव में स्थित हो और वो मेलेफिक प्लैनेट से एफिलिक्टेड हो, उसका हमारी लाइफ पर कुप्रभाव पड़ने वाला हो, तब चिंता का विषय बनता है। और उस केस में जैसे मैंने कहा कि बेटर ये होगा कि हम किसी भी लर्नेड एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, उसकी गाइडेंस लें, वो आपको सही सही सलाह दे पाएगा। और फिर हम अगर कोई उपाय करना है तो उपाय करें, अन्यथा कोई भी किसी भी तरह से कोई परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं लगती है। एक प्रश्न और भी आया मेरे पास, वो लवलेश कुमार मिश्रा जी लिखते हैं, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 23 जुलाई 81, टाइम 23:55 एंड प्लेस ऑफ बर्थ इज राजकोट। वो लिखते हैं, क्या मेरा स्थानांतरण मेरे घर फैजाबाद के पास हो सकेगा? मैं इन दिनों पटना में कार्यरत हूँ, 3 साल से ट्रांसफर के लिए प्रयास कर रहा हूँ। मैं लखनऊ स्थानांतरण चाहता हूँ। तो ये प्रश्न उन्होंने पूछा है और आ, हमने इनका हॉरोस्कोप भी बनाया, 23 जुलाई 81, 23:55 राजकोट। इनका जो लग्न है वो मेष लग्न की कुंडली है इनकी। और जो लग्न का स्वामी है वो तृतीय भाव में बैठा हुआ है। तृतीय भाव हमारा उपाच्य स्थान होता है, बहुत अच्छी पोजीशन भी है। और इस समय जो इनका जो शनि का गोचर हो रहा है वो 10वें भाव में है, केतु के ऊपर है। और वो गोचर जो हम कहते हैं कि प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नहीं होता है। बट अभी जो गुरु है, गुरु का जो गोचर है वो 6 अप्रैल को कुंभ राशि में होगा। अभी जो गुरु है वो मकर राशि में गोचर कर रहा है और 6 अप्रैल को गुरु जो है मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। और कुंभ राशि इनका 11वां स्थान है, 11वां भाव है हॉरोस्कोप में। और वहां से ये पंचम भाव को देखता है, पंचम भाव को वहां से देखेगा जहां पर वीनस का प्लेसमेंट है। और उसका जो डिस्पोजिटर है सन, वो केंद्र स्थान में बैठा हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छा योग भी है। और पंचम भाव हमारा न्यू अपॉर्चुनिटीज का हाउस होता है। और हम जो भी हमारे व्यवसाय में या प्रोफेशन में जो भी हमारी नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उनको दर्शाता भी है। अब अगर हम इनकी दशा को देखें तो दशा इस समय जो ऑपरेट हो रही है वो है, इनकी चंद्रमा की दशा चल रही है। और चंद्रमा में जो इस समय जो पीरियड चल रहा है वो शनि का पीरियड चल रहा है। और चंद्रमा में जो शनि का पीरियड है 11 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ था और 13 नवंबर 2021 तक ऑपरेट होगा। 13 नवंबर 2021 तक। और अगर हम इनका दशांश चार्ट देखें, क्योंकि जब भी हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो जो हम डिविजनल चार्ट को एनालाइज करते हैं उसको हम दशांश या D10 चार्ट कहते हैं। उसमें जो ग्रहों की स्थिति है कि जो लग्न है वो
की पोजीशन ठीक है क्योंकि वहाँ पर जुपिटर का उसके ऊपर एस्पेक्ट भी है, सन का प्लेसमेंट भी ठीक है, तो प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हॉरोस्कोप अच्छा लगता है। और जो चंद्रमा और शनि हैं वो पंचम भाव में गुरु के साथ बैठे हुए हैं, और शनि जो है वो 10th हाउस का लॉर्ड भी है दशमांश चार्ट में। और कहा जाता है, जैसा हमको बताया गया ज्योतिष शास्त्र में, कि जो भी 10वें भाव का स्वामी होता है प्लैनेट, और दशांश चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, वो प्लैनेट कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक माइलस्टोन होता है आपकी लाइफ में, और उसी की दशा चल भी रही है आपकी। और जैसा मैंने कहा कि गुरु का जो गोचर है 6 अप्रैल को कुंभ राशि में हो जाएगा, और वहाँ से वो पंचम भाव को देखना शुरू करेगा। पंचम भाव क्योंकि दशम भाव से 8वां भाव होता है, तो दिस इंडिकेट न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द प्रोफेशन, या जो भी मतलब एक आपकी इच्छाओं की पूर्ति होना प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो पीरियड है, मैं कहता हूँ कि जब अप्रैल में 6 अप्रैल को शुरू होगा, और उसके बाद क्योंकि दशा भी ठीक चल रही है, तो ट्रांजिट भी फेवरेबल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये सेकंड या थर्ड क्वार्टर में इस साल में बहुत एक स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आपका जो स्थानांतरण है आपकी मनचाही जगह हो जाएगा। और मैं ईश्वर से भी यही कामना करता हूँ कि आपकी इच्छा पूर्ति हो, और आप और लखनऊ अपने घर के पास ज़रूर वापस आएँ। तो दोस्तों, हम अ, अपना प्रोग्राम अब यहीं पर ख़त्म भी करेंगे, और जैसा मैंने कहा भी था पहले भी, कि आपके मन में भी अगर ज्योतिष ज्ञान के बारे में कुछ भी शंका हो, आप समाधान चाहते हो, कोई भी डाउट हो आपके मन में, किसी चीज़ की आप नॉलेज चाहते हो, तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझको लिखेंगे, आप पूछेंगे, तो और मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए, आपकी शंकाओं को समाधान का समाधान करने के लिए। और भी कोई अगर व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहते हैं, उसके लिए भी आप आमंत्रित हैं। आप नारद संचार पर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिखकर जो भी प्रश्न आपके मन में है, जो भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप उसको पूछ सकते हैं, और मुझे बहुत खुशी होगी उन प्रश्नों का जवाब देने में। तो दोस्तों, अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। अगले इतवार को फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।